एपिसोड 471 टू 480। अध्याय 471। ये दूसरी बार था जब मैंने उन्हें परेशान किया। तारांकन। जी राजवंश। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के बाद वेंजू इतनी गुस्से में थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो कुतिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? क्या वो सोचती है कि अब उसके पास हरम को संभालने की शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकती है? वह भूल गई है कि मैं महारानी हूँ, मेरा पद उससे कहीं अधिक ऊंचा है। वेंजू महल के बाहर बगीचे में खड़ी होकर अपने दिल में भयंकर क्रोध लिए बोली। शाओली ने अपने होंठ सिकोड़कर धीमी आवाज में कहा, माँ, लेकिन 3 महीने से आप भी बहन झाओमिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लाल पत्र के कारण आपकी शक्तियां भी निलंबित कर दी गई हैं। बहन ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि निलंबन की अवधि के दौरान हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जियाओली ने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह अपनी नजरें छुपा रही थी ताकि वेंजू उसकी आंखों में छिपी नफरत को न देख सके। चूंकि उन दोनों को लाल पत्र मिला था, इसलिए महल में उनकी शक्तियां और कर्तव्य 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए थे, जिसका अर्थ है कि वे इन 3 महीनों में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और न ही वे अपनी आय प्राप्त कर सकेंगे। ये जानकर वेंजू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, मैं जी चेंग से बात करूंगी। मैं उस कुतिया के उकसावे की वजह से उसे यह फैसला नहीं लेने दे सकती। मैं उससे बात करने उसके कमरे में जा रही हूँ। वेंजू मुड़ी और महल की ओर चल पड़ी। वेंजू की बातें सुनकर शियाओली का चेहरा खिल उठा। वह जल्दी से वेंजू के पीछे महल की ओर चल पड़ी। कुछ देर बातचीत करने के बाद जियाशी और जूलैंग अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गए। झाओमिंग ने चारों ओर देखा और अपने कमरे में वापस नहीं गई, बल्कि अध्ययन कक्ष का जायजा लेने का फैसला किया। वह उठी और अध्ययन की मेज की ओर चली गई। मेज पर कई किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। वह दस्तावेजों को देखना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि यह सही नहीं था। अगर ये दस्तावेज महत्वपूर्ण थे और उसने उनमें से कुछ खो दिया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। आप क्या कर रहे हो? जब वह ये सोच रही थी कि दस्तावेजों को पढ़े या नहीं, तभी अचानक जी चेंग कहीं से प्रकट हुआ और उसके कान में धीमी आवाज में बोला, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ी। उनकी धीमी और गहरी आवाज से उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह अचानक उसकी ओर मुड़ी और गलती से उसकी नाक से छू गई। वह पीछे हट गई और माफी मांगने ही वाली थी कि अचानक उसने अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली और उसे अपने करीब खींच लिया। जब उसने अचानक उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा तो वह हौंफ उठी। उसकी आंखों में जलती हुई निगाहें थीं। उसकी निगाहों से उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। महाराज, ये क्या हो रहा है? उसके शब्द गले में अटक गए जब उसने उसे अपनी ओर झुकते देखा। आगे क्या होने वाला है ये जानते हुए उसने अनजाने में ही घूंट भर लिया। उसने झिझकते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, जिसे देखकर जी चेंग के होंठ संतुष्टि से फूल गए। वह मीठे होंठों का स्वाद चखने के लिए और करीब झुका, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने फेंगजू की आवाज सुनी। महामहिम, महारानी माँ। और कमरे में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर फेंगजू ने बोलना बंद कर दिया। वह महारानी के बारे में जी चेंग को सूचित करने आया था, लेकिन जैसे ही वह अध्ययन कक्ष में पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि जी चेंग ने झाओमिंग को इतनी कसकर पकड़ रखा था। यह एहसास होते ही कि उसने दूसरी बार उन्हें बाधित किया है, उसका शरीर भय से कांप उठा। झाओमिंग, जिसकी आंखें बंद थीं, फेंगजू की आवाज सुनकर डर के मारे उछल पड़ी। वह तुरंत जी चेंग की पकड़ से छूटकर मेज पर पड़ी कोई भी किताब उठाकर पढ़ने लगी। जी चेंग अंडरस्को फेंगजू अंडरस्को। झाओमिंग की प्रतिक्रिया देखकर जी चेंग और फेंगजू दोनों अवाक रह गए। जी चेंग ने गहरी सांस ली और फेंगजू की ओर मुड़ते हुए उसे एक अवर्णनीय निगाहों से घूरने लगा। फेंगजू, तुम्हें कोई जरूरी काम होगा तभी तो मुझे इस तरह परेशान करना पड़ा, है ना? जी चेंग ने दांत पीसते हुए कहा। जी चेंग के शब्दों का अर्थ समझकर फेंगजू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये स्पष्ट था कि यदि उसके आने का कारण पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं होता तो जी चेंग उसे नहीं छोड़ता। महाराज, महारानी और महारानी शियाओली आपसे मिलने आपके कक्ष में आए थे, लेकिन चूंकि आप वहां नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। मैंने उनसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। फेंगजू ने विनम्रतापूर्वक अपने आने का कारण बताया। तो जी चेंग ने कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। फेंगजू की बातें सुनकर झाओमिंग पीछे मुड़ गया। उसे समझ आ गया कि वे जी चेंग से मिलने क्यों गए होंगे। ये सब हरम की बैठक की वजह से था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना होगा कि वे बेहद तेज थे। बैठक अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुई थी और उन्होंने जी चेंग की तलाश शुरू कर दी थी। जी चेंग की प्रतिक्रिया सुनकर फेंगजू अचंभित रह गया। महाराज, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? वे आपके कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बता दीजिए कि मैं व्यस्त हूं, और अगर उन्हें कुछ कहना हो तो मुझे लिखित में दे दीजिए। मैं व्यस्त हूं, इसलिए इस समय उनसे मिल नहीं सकता। झाओमिंग और फेंगजू उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। क्या वह चाहता था कि अगर उसकी माँ को कोई जरूरी बात हो तो वह उसे एक आधिकारिक पत्र लिखे? फेंगजू अचंभित होकर बोली, महाराज, आप चाहते हैं कि मैं महारानी को बताऊं कि अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो वह आपको आधिकारिक पत्र लिखें? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने शब्दों को दोहराऊं? उसने गहरी आवाज में पूछा। फेंगजू कांप उठा और उसने अपना सिर हिलाया। तो मैं जाकर आपका संदेश पहुंचा देता हूं। फेंगजू ने उन्हें और झाओमिंग को प्रणाम किया और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। झाओमिंग अभी भी सदमे में था और उसने पूछा, जी चेंग, तुम उनसे नहीं मिलने जा रहे हो? तुम्हें पता है कि वे तुमसे लाल पत्र और अपने बजट में कटौती के बारे में पूछना चाहते थे? जी चेंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे पता है कि वे किस बारे में बात करना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। क्योंकि उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपना ऑर्डर वापस नहीं लेने वाला। झाओमिंग को देखते हुए उनकी निगाहें दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थीं। अध्याय 472। महल में प्रवेश करें। झाओमिंग जी चेंग के पास गया और बोला, क्या तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो? मैं ये सब अपनी महारानी के लिए कर रहा हूँ।
मैं किसी को अपनी पत्नी का अपमान कैसे करने दे सकता हूँ? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अब से तुम्हारा सम्राट हर उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से निपटेगा जो तुमसे पंगा लेने की कोशिश करेगा? झाओ मिंग ने उसे घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम मीठी मीठी बातें करना बहुत अच्छी तरह जानते हो। उसने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गई। जी चेंग उसे अपने साथ सहजता से पेश आते देख मुस्कुराया। उसे महाराज से जी चेंग में उसका ये बदलाव बहुत प्यारा लगा। वह समय समय पर उसे संबोधित करने का तरीका बदलती रहती है। हालांकि वह उसे जिस भी तरीके से बुलाए हमेशा अच्छा लगता है। झाओ मिंग। जब उसने झाओ मिंग का नाम पुकारा तो झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा। जब उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा तो वह असमंजस में पड़ गई। क्या तुम मेरे साथ महल में चलोगी? जी चेंग ने बिना पलक झपकाए पूछा। वह उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। वह जवाब में सिर्फ हाँ सुनना चाहता था। झाओ मिंग ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। क्या वे महल में रहने चले गए? क्या वे हमेशा से महल में नहीं थे? वह उसके शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाए। तुम नहीं चाहती? उसने उसके चेहरे के भाव देखकर निराशा से पूछा। ऐसा नहीं है, उसने इनकार करते हुए जल्दी से अपने हाथ हिलाए। मैं आपकी बात समझ नहीं पाए। क्या हम हमेशा से महल में ही नहीं रह रहे हैं? उसने सावधानी से धीमी आवाज में पूछा। जी चेंग उसकी बातें सुनकर अवाक रह गया। उसे डर था कि कहीं वह उसे ठुकरा न दे, लेकिन असल में वह उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उसने राहत भरी हंसी हंसते हुए कहा, मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे साथ महल में मेरे कमरे में रहने आओगी? वह चाहता था कि वह महल में उसके कमरे में रहने लगे क्योंकि इस तरह वे हर समय साथ रह सकते थे। असल में शादी के बाद से ही उन्हें उनके साथ यहीं रहना था क्योंकि महल में केवल सम्राट और महारानी ही रह सकते हैं। लेकिन उस समय वेंजू ने इस बात पर जोर दिया कि झाओ मिंग को कमल मंडप में ही रहने दिया जाए क्योंकि जी चेंग ज्यादातर समय महल से बाहर ही रहता है। हालांकि अब वह चाहता था कि वह उसके साथ महल में उसके कक्ष में रहे। उसका कमरा बाकी सभी कमरों से कहीं अधिक विशाल और आलीशान है। यहाँ तक कि महारानी का कमरा भी उसके कमरे जितना भव्य नहीं है। वह उन्हें वे सभी सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहता था जिनसे वे अब तक वंचित थीं। वह चाहता था कि वह आधिकारिक तौर पर महारानी के रूप में महल में प्रवेश करे। महल में रहने वाली महारानी को महल के बाहर रहने वाली महारानी की तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त होता है। झाओ मिंग असमंजस में जी चेंग को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे महल में जाना चाहिए या नहीं। कमल मंडप में रहते हुए वह उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकती है और उसे वापस जाने के लिए कह सकती है, लेकिन एक बार जब वह महल में रहने का फैसला कर लेती है तो उसे हर समय उसके साथ रहना पड़ता है। जी चेंग ने उसके गंभीर चेहरे को देखकर उत्सुकता से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह कुछ सोच रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही है। मैंने इसके बारे में पहले एक किताब में पढ़ा था। क्या उसमें यह नहीं लिखा था कि महल में न रहने वाली महारानी किसी अन्य रानी से बेहतर नहीं होती? क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी अहमियत समझे तो मुझे महल में रहना होगा? झाओ मिंग सभी नियमों और विनियमों को याद करने की कोशिश करते हुए सोच विचार करने लगी। तो जी चेंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, ठीक है, तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? सचमुच? उसका जवाब सुनकर जी चेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे डर था कि चूंकि उन्होंने हाल ही में अपने मुद्दों को सुलझा लिया था, इसलिए वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है। किंतु मेरी एक शर्त है। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। क्या स्थिति है? वह गंभीर हो गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह वह स्थिति नहीं होगी जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। उसे चिंता थी कि उसने शारीरिक संबंध न बनाने की शर्त के बारे में पूछा था। आप मुझे जल्दी उठने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कमल महल में रहते हुए मेरा अपना कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा। सिर्फ महल में रहने से आप मुझे जल्दी उठने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। जी चेंग उसकी विनती सुनकर अवाक रह गया। क्या यही उसकी विनती थी? हाँ, बिल्कुल, आप जब चाहें उठ सकते हैं। कोई आपकी नींद में खलल नहीं डालेगा। उसने जल्दी से उसकी बात मान ली। मैं चाहती हूँ कि लूशी भी मेरे साथ महल चले। अगर आप लूशी को मेरे साथ नहीं आने देंगे तो मैं सहमत नहीं होंगी। बेशक वह आपके साथ आ सकती है। मैं उसे हटाने की योजना भी नहीं बना रहा हूँ। जी चेंग को अपनी बात से तुरंत सहमत होते देख झाओ मिंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने उसकी मांगों को मानने में एक पल भी संकोच नहीं किया। मेरी अनुपस्थिति में आप किसी और को कमल मंडप में रहने नहीं देंगे। अगर मैं वहां रहना चाहूं तो आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। जी चेंग ने इस बारे में सोचते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह इस बात से सहमत था कि कमल मंडप में किसी और को नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन वह अगले हिस्से को लेकर संशय में था। उसने आह भरी और कहा, ठीक है, और कुछ नहीं? कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में महल के कक्ष में चला जाऊंगा। कुछ ही दिन क्यों? जी चेंग ने झुककर उत्सुकता से पूछा। उसे इस बात की खुशी थी कि शारीरिक संपर्क को लेकर उसकी कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि अगर मुझे वहां रहना है तो मुझे बहुत सी चीजें हटानी होंगी। मैं अपने सामान के बिना आ ही नहीं सकती। जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आपको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फेंगजू और लूशी से आपका सामान महल के कक्ष में स्थानांतरित करवा दूंगा। चलिए अब मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। आप थक गई होंगी, है ना? आपको दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए और फिर थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मैं आपके साथ सो जाऊंगा। वह जल्दी से खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। झाओ मिंग उसकी उत्सुकता देखकर दंग रह गया। कुछ देर पहले तक वह शांत और संयमित होने का दिखावा कर रहा था और अब अचानक उसमें इतना बड़ा बदलाव आ गया था। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। जी चेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे अपने साथ खींचकर अपना कमरा दिखाने ले गया। झाओ मिंग उसे अपना कमरा दिखाने के लिए इतना उत्सुक देखकर मुस्कुराए। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार होगा जब वह उसका कमरा देखेगी। यह एहसास अजीब तरह से सुखद है।
अध्याय 473 झाओ मिंग के आत्महत्या के प्रयास में कुछ गड़बड़ है। जी चेंग ने झाओ मिंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। जब जी चेंग और झाओ मिंग हाथ पकड़कर अध्ययन कक्ष से बाहर आए तो लूशी भी आश्चर्यचकित रह गई। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर वह मुस्कुराए और उन्हें अकेला छोड़ देने का फैसला किया। अल्पविराम। झाओ मिंग, यहाँ रहने में तुम्हें जरा भी असुविधा नहीं होगी। कमरा तुम्हारे कमरे से बहुत बड़ा है और बाथरूम भी तुम्हारे बाथरूम से कहीं ज्यादा आलीशान है। और मैं फेंग जू से कह दूंगा कि जी चेंग उसका हाथ पकड़े हुए उसे मुख्य महल में रहने के फायदे बता रहा था। जी चेंग ... जैसे ही वे उसके कक्ष के सामने पहुंचे, दो आकृतियां उनके सामने सदमे से मुंह खोले खड़ी थीं। जब फेंग जू ने वेन जू को बताया कि जी चेंग व्यस्त है और अगर उसे किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है तो वह उसे आधिकारिक पत्र लिख सकती है, तो वेन जू गुस्से से भड़क उठी। क्या उसे विश्वास नहीं हो रहा कि अब उसे अपने ही बेटे से बात करने के लिए एक आधिकारिक पत्र लिखना पड़ेगा। वह फेंग जू पर चिल्ला रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि जी चेंग कहाँ है, जबकि शियाओली उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस सारी अफरा तफरी के बीच अचानक जी चेंग और झाओ मिंग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए और खुशी खुशी बातें करते हुए पीछे से आए। वेन जू ने अपनी ही दुनिया में खोए हुए जी चेंग को देखा और उसका खून खौल उठा। तो क्या वह उसके साथ व्यस्त था? उसने दांत पीसते हुए उसे पुकारा। ... जी चेंग। उसकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। जब जियाओली ने देखा कि जी चेंग ने झाओ मिंग का हाथ कसकर पकड़ रखा है तो वह चौंक गई। झाओ मिंग हैरान रह गई और उसने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने न केवल उसे छोड़ दिया बल्कि उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके पास उसका हाथ थामे वहीं खड़े रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने देखा कि वेन जू उसे गुस्से से घूर रहा है। उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। इससे वेन जू का गुस्सा और बढ़ गया। आप लोग अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे लिखें? मैं व्यस्त हूँ, इसलिए कृपया चले जाइए। वेन जू ने दांत पीसते हुए कहा। जी चेंग, ये कैसा रवैया है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मुझे अपने बेटे से बात करने के लिए भी कोई औपचारिक पत्र लिखना पड़ेगा? सम्राट, कृपया यह न भूलें कि मैं भी एक सम्राट हूँ, इसलिए कृपया मुझे संबोधित करते समय औपचारिकताओं का ध्यान रखें। जी चेंग के मुंह से निकले उन ठंडे शब्दों को सुनकर वेन जू का चेहरा उतर गया। क्या वह उससे कह रहा था कि वह उसे सम्राट कहकर पुकारे? जी चेंग, अगर आप सम्राट हैं तो मैं भी महारानी हूँ। आप मुझे निलंबित कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये लाल पत्र क्यों दे रहे हैं? किस लिए? आप सम्राट होते हुए भी अपनी शक्ति का इस तरह दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? तुम ये सब उस कमीनी की वजह से कर रहे हो, है ना? उसने ही तुम्हें मेरे खिलाफ ऐसे कदम उठाने के लिए उकसाया होगा। झाओ मिंग ने अपनी भौहें उठाईं और आह भरी। कुछ लोगों को बदला नहीं जा सकता। महाराज, आप मुझे जितना चाहें उतना दंड दे सकते हैं, लेकिन कृपया माँ के साथ ऐसा न करें। आखिर वह आपकी माँ है। आप महारानी को यह चेतावनी पत्र कैसे दे सकते हैं? शियाओली ने वेन जू की ओर से बोलते हुए कहा। जी चेंग ने शाओली को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा। श्रीमती शाओली, मुझे अपने मामलों में आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा आदेश है और कुछ खास कारणों से यह पत्र लिखना बेहद ज़रूरी है। आप दोनों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको महल से तुरंत बाहर नहीं निकाला, क्योंकि आप दोनों ने जो किया है उसके कारण आपको महल से तुरंत बाहर निकाला जा सकता था। झाओ मिंग जी चेंग के सीधे शब्दों को सुनकर हैरान रह गई। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और महसूस किया कि जब वह दूसरों के प्रति निर्दयी होता है तो वह और भी आकर्षक लगता है। तुमने क्या कहा? तुम हमें महल से बाहर निकालना चाहते हो? महारानी माँ को? वेन जू ने अविश्वास से जी चेंग को घूर कर देखा। हमने ऐसा क्या किया है कि आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? आपने पत्र में निलंबन का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया। अस्पष्ट कारणों या शक्तियों के अनुचित उपयोग से क्या तात्पर्य है? बिना किसी उचित कारण के आप लाल पत्र कैसे दे सकते हैं? वेन जू ने तिरछी नजरों से झाओ मिंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा। झाओ मिंग अंडरस्को। जी महाराज, कृपया मुझे बताइए कि क्या गड़बड़ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें निलंबित क्यों किया जा रहा है। जियाओली ने रुंधे हुए स्वर में पूछा। हाँ, जी चेंग हंसते हुए बोली। क्या तुम सच में वजह जानना चाहती हो? शाओली, क्या तुम्हें वो रात याद है जब झाओ मिंग ने तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी? तुम्हें वो रात याद है ना? जी चेंग का सवाल सुनकर शियाओली का शरीर अकड़ गया। उसकी हथेलियों से खूब पसीना आने लगा। झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाकर हैरानी से जी चेंग की ओर देखा। जी चेंग को झाओ मिंग की मौत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने लूशी से सुना था कि झाओ मिंग को तैरना आता था, तो फिर उसकी मौत डूबने से कैसे हो सकती है? अगर वह आत्महत्या करना भी चाहती तो तैरना जानने के कारण उसका शरीर स्वतः ही खुद को बचाने की कोशिश करता। इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उसकी मौत डूबने से हुई हो। लेकिन वह सिर्फ एक तालाब में डूबने से कोमा में चली गई, वह भी बिना किसी गंभीर चोट के। ये कैसे संभव है? जिया मिंग को चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उसकी सामान्य बुद्धि थी जिसके कारण उसे लगता है कि झाओ मिंग के आत्महत्या के प्रयास में कुछ गड़बड़ है। पहले तो उसे इस सब ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है। जी चेंग ने शियाओली से ऐसा सवाल क्यों पूछा? जी चेंग, तुम ये सवाल शियाओली से क्यों पूछ रहे हो? उसी ने अपराधबोध के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसी को तुम्हारे साथ बेवफाई करने और किसी नीच आदमी के चक्कर में पड़ने की सजा मिलनी चाहिए। वेन जू ने झाओ मिंग की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। विधवा साम्राज्य। जी चेंग गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। वेन जू की बातें सुनकर झाओ मिंग ने भौहें चढ़ा लीं। जब से वह इस दुनिया में आई है उसने लोगों को उसके बारे में गपशप करते, उसे कुतिया या कुतिया कहते सुना है, लेकिन उसे लगता था कि वे सब उससे जलते हैं और उनकी गपशप करने की आदत को सुधारा नहीं जा सकता।
उसने लूशी से कई बार पूछने की कोशिश की कि क्या वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वेंजू की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि कोई ऐसी बड़ी बात है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। अध्याय 474 मैंने कहा बाहर निकलो। जी चेंग को अपनी ओर चिल्लाते देख वेंजू चौंक गई। हालांकि उसने दांत पीसकर आत्मविश्वास से उसका सामना किया। वह उसकी माँ भी है, वह भी पीछे नहीं हटेगी। वह जानती है कि उसने उसे आत्महत्या के प्रयास का कारण न बताकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी और उसने महल में सभी का मुंह बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किया ताकि कोई भी इस बारे में बात न करे। वह नहीं चाहता कि उसे एक और सदमा लगे। हालांकि अब वह भी झाओ मिंग के बदतमीजी भरे रवैये से तंग आ चुकी थी। वह उसे चैन से नहीं रहने देगी। क्यों, क्या तुम्हें सच सुनकर दुख हुआ? जी चेंग, उस अंगरक्षक को मारना उसके अपराध को कम नहीं करता। उसी ने तुम्हें धोखा दिया है और फिर भी तुम उसे इतना लाड़ प्यार कर रहे हो। तुम एक चरित्रहीन औरत से कैसे प्यार कर सकते हो जो एक मामूली अंगरक्षक के साथ सोती है? वेंजू ने झाओ मिंग को घूर कर देखा। हाँ, धोखा। आदरणीय महारानी, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मैंने महाराज को धोखा दिया है? झाओ मिंग वेंजू के घिनौने शब्दों को सहन नहीं कर सकी और व्यंग्यपूर्ण और गंभीर स्वर में प्रश्न पूछा। यद्यपि उसे बीते समय की कोई याद नहीं थी, परंतु वर्तमान की अच्छी यादें थीं। उसे इधर उधर से सुनी बातें याद थीं और सभी टुकड़ों को जोड़कर वह कह सकती थी कि झाओ मिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि वह झाओ मिंग के वास्तविक चरित्र पर टिप्पणी करे तो वह कह सकती है कि वह कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकती। कोमा में जाने और उसके शरीर में वापस आने से पहले उसके जीवन में एकमात्र पुरुष जी चेंग था। झाओ मिंग का प्रश्न सुनकर सब चौंक गए, यहाँ तक कि जी चेंग भी। उसे कोई संदेह नहीं था कि झाओ मिंग ने उसे धोखा दिया है क्योंकि वह जानता था कि वह बुरे चरित्र की नहीं है। लेकिन वह अब भी हैरान था क्योंकि कोमा से जागने के बाद उसने इस बारे में कभी बात नहीं की थी। वह इस बातचीत को शुरू करने से भी बहुत डर रहा था। सबूत, तुम्हें सबूत चाहिए। शियाओली ने तुम्हें कई बार अपनी आंखों से देखा था जब तुम मेरे बेचारे बेटे को धोखा दे रहे थे जो युद्ध में था। वह तो रो भी रही थी क्योंकि उसे डर था कि जी चेंग को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पत्नी का एक मामूली अंगरक्षक के साथ अफेयर चल रहा है। वेंजू ने घृणा से भरी आंखों से ये शब्द कहे। माँ, बस जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, इसलिए वापस मत आना। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। जी चेंग चिल्लाया क्योंकि वह अपनी माँ के घृणा भरे शब्दों को और सहन नहीं कर सका। उसे डर था कि झाओ मिंग इस वजह से परेशान हो जाएगा। तुम, वेंजू अपने बेटे के शब्दों को सुनकर कांप उठी। झाओ मिंग, चलो चलते हैं। तुम्हें उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और वेंजू को तीखी निगाहों से देखा। सिर्फ इसलिए कि शियाओली ने कहा कि उसने मुझे एक अंगरक्षक के साथ देखा था, क्या इससे ये साबित हो गया कि मैं चरित्रहीन महिला हूँ? तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि मैं जी चेंग को धोखा दे रही थी, आप सभी ने इस बात पर विश्वास कर लिया, है ना? झाओ मिंग का शरीर कांपने लगा क्योंकि उसे उनकी सोच पर बेहद बुरा और घृणा महसूस हो रही थी। वह कभी कभी सोचती थी कि झाओ मिंग कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करती है और यहाँ का जीवन उतना कठिन नहीं है जितना दिखता है। लेकिन वह इस पहलू से अनजान थी। उसे कभी पता नहीं था कि अपने अतीत की तरह झाओ मिंग पर भी झूठा आरोप लगाया गया था, क्योंकि झाओ मिंग की यादें न होने के बावजूद उसे यकीन था कि झाओ मिंग ऐसा कुछ नहीं कर सकती। झाओ मिंग की प्रतिक्रिया देखकर जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह देख सकता था कि उसका शरीर कांप रहा है। वह उसके लिए चिंतित हो गया। मैंने कहा, बाहर निकलो। जी चेंग ने शियाओली पर चिल्लाकर कहा कि वह वेंजू को अपने साथ ले जाए, लेकिन वेंजू नहीं गई और झाओ मिंग को घृणा से देखने लगी। क्या कहना है? मैंने और जी चेंग ने भी तुम्हें उस कमीने अंगरक्षक के साथ कई बार देखा है। तुम हमेशा उस आदमी के साथ मुस्कुराती और खिलखिलाती रहती थी। तुम न सिर्फ उसे महल में अपने साथ लाई, बल्कि उसे अपना निजी अंगरक्षक बनाकर अपने करीब भी रखा। उस कमीने ने तुम्हारा कई बार एहसान चुकाया है और कौन जाने जी चेंग के न रहने पर तुमने उसके साथ क्या क्या किया होगा। आखिर वह अंगरक्षक था, बातें छुपाना आसान था। और शक की क्या बात है जब शियाओली ने उन दोनों को कई बार तुम्हारे कमरे में साथ जाते देखा है। एक मर्द और औरत के बीच बंद दरवाजों के पीछे और क्या हो सकता है? वेंजू ने झाओ मिंग को सिर से पैर तक घूरते हुए ताना मारा। हाँ, वाह, तो तुम लोग किसी पर सिर्फ इसलिए बेवफाई का आरोप लगा रहे हो क्योंकि वह किसी के साथ सहज थी। सिर्फ इसलिए कि वह किसी के साथ मुस्कुरा रही थी और खिलखिला रही थी, वह चरित्रहीन हो गई। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी प्यारी बहू शियाओली ने कुछ कहा, सबने झाओ मिंग पर बेवफाई का आरोप लगा दिया। झाओ मिंग और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे लगा कि वह उससे भी ज्यादा दुखी है। उसकी आरोप लगाने वाली आवाज़ सुनकर सब थोड़े हैरान रह गए और उसके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वह खुद के बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में बात कर रही हो। बहन, मैंने कुछ कहा तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बहन, मैंने माँ को वही बताया जो मैंने देखा था। मैंने कभी किसी बात पर झूठ नहीं बोला। तुम्हें अपनी याददाश्त नहीं है, इसलिए तुम इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुमने अतीत में जो किया वह सही नहीं था। इसलिए हम सब तुम्हारे बारे में चिंतित थे। बहन, ये सच है कि आहलेंग कई बार तुम्हारे कमरे में आया था। क्योंकि वह अंगरक्षक था, इसलिए दूसरों को इसके बारे में पता नहीं था। मैंने इसे अपने तक ही रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कि तुम बहक जाओगी और परिवार का नाम खराब कर दोगी, इसीलिए मैंने माँ को इसके बारे में बताया था। मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए महाराज के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती थी। ये शब्द कहते हुए शियाओली की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने जी चेंग की आंखों में कोई स्नेह देखने के लिए देखा, लेकिन जब उसकी नज़रें उससे मिली तो उसका शरीर अकड़ गया। उसकी नज़रें डरावनी थीं। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अगले ही पल उसे मार डालेगा। अध्याय 475 प्रिंस जी जेलन।
जी चेंग के चेहरे पर वह भाव देखकर जियाओली सिहर उठी। उसकी आंखों में, उसे उम्मीद थी कि उसकी आंखों में गर्माहट होगी या कम से कम झाओ मिंग के प्रति नफरत या शीतलता होगी, लेकिन वह उसे इस तरह से क्यों घूर रहा था। वह अनजाने में सहारे के लिए वेनजू के पीछे छिप जाती है। जियाओली को वेनजू के पीछे कायरतापूर्वक छिपते देख झाओ मिंग ने उसका उपहास उड़ाया और उसे बालों से खींचकर बाहर निकालने और एक जोरदार थप्पड़ मारने का मन किया। अगर वह ऐसा कर पाती तो कितना संतोष मिलता। सांस, बहन, आपको अपनी यादें नहीं हैं, इसीलिए आप इनकार कर रही हैं, लेकिन आप उनके काफ़ी करीब थीं। और जब महाराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आपको मंत्रियों और जनता के गुस्से से बचाने की कोशिश की और सारा दोष उस बेचारे अंगरक्षक पर डाल दिया। उसे विद्रोहियों के लिए सबके सामने मार डाला गया। मुझे पता है कि आपने अपराधबोध के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की। अपने प्रियजनों को इस दुनिया से जाते देखना कितना दर्दनाक रहा होगा, लेकिन बहन, एक महारानी होने के नाते आपको अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा हर कार्य राजमहल का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि तुम महारानी हो। एक महारानी सम्राट को कैसे धोखा दे सकती है। जी चेंग की तीखी निगाहों के नीचे शियाओली की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। हालांकि उसने बोलना बंद नहीं किया और वेनजू को कसकर पकड़े हुए वह सब कुछ कह दिया जो वह कहना चाहती थी। ये सुनकर झाओ मिंग अवाक रह गई। क्या उसने उसे बचाने के लिए किसी की जान ले ली? हालांकि उसने हरम की नियम पुस्तिका में पढ़ा है कि सभी महिलाओं को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और यदि वे कुछ भी अनैतिक और अनुचित करती हैं तो उन्हें तदनुसार दंडित किया जाएगा। और सम्राट के साथ विश्वासघात करना सबसे गंभीर अपराध था जिसके अनुसार उन्हें मृत्युदंड प्राप्त करना होगा। उन्हें कुछ वर्षों के लिए एक ठंडे महल में भेजा जाएगा और फिर उन्हें जहर दिया जाएगा जिसे उन्हें खुद पीना होगा। झाओ मिंग का मुंह हैरानी से खुला रह गया क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। ये बहुत ही क्रूर होगा, लेकिन उसे बचाने के लिए किसी और को मारना भी अच्छा विचार नहीं है। उस अंगरक्षक का क्या हुआ जो बेवजह मर गया? वह एक तरह से झाओ मिंग के लिए बलि का बकरा बन गया। हालांकि झाओ मिंग निर्दोष थी क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था, फिर भी उसके लिए ये देखना कितना दर्दनाक होगा कि उसकी वजह से किसी की मौत हो रही है। जी चेंग ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में जो भाव थे उन्हें देखकर उसने अपनी मुठियां भींच लीं। वह उसकी आंखों में अपराधबोध नहीं देख पा रहा था। किसने कहा कि अंगरक्षक निर्दोष था? किसने कहा कि झाओ मिंग को बचाने के लिए अंगरक्षक को बलि का बकरा बनाकर मारा गया था? शियाओली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना मूर्ख और निर्दयी हूं कि बिना किसी कारण के किसी को मार डालूं? जी चेंग ने शियाओली की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। वेनजू ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा लीं। जी चेंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो? महल में सबको पता है कि तुमने उस आदमी पर बगावत का इल्जाम सिर्फ इस कुतिया को सजा से बचाने के लिए लगाया था। अगर तुमने उस अंगरक्षक पर इल्जाम न लगाया होता तो शायद वो अब तक मारी जा चुकी होती। हमारे सामने तुम अपने इस काम को कैसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? वेनजू ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। झाओ मिंग ने जी चेंग की बातों को समझने की कोशिश करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। माँ, मैं जी राजवंश का सम्राट हूँ। भले ही मैं झाओ मिंग को बचाने की कोशिश कर रहा होता, मैं किसी को भी बेवजह नहीं मार सकता। मैं तुम्हारी तरह क्रूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। जी चेंग ने गंभीर चेहरे से कहा। जी चेंग की बातें सुनकर वेनजू का चेहरा उतर गया। वह ऐसी बात कैसे कह सकता है? जी चेंग के पिता की मृत्यु के बाद से उसने बहुत संघर्ष किया है और जी चेंग को सिंहासन दिलाने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की है। फिर भी अब वह उसे दोषी ठहरा रहा है। झाओ मिंग, जो जी चेंग की बातें ध्यान से सुन रहा था, ने ऊपर देखा और पूछा, तो क्या आपका मतलब यह है कि अंगरक्षक विद्रोह करने की योजना बना रहा था? जब जी चेंग ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे के भाव सौम्य हो गए। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उस समय जब मैंने माँ और शियाओली से सुना कि अंगरक्षक आपके करीब आने की कोशिश कर रहा था और यहाँ तक कि आपके कमरे में भी आ रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। झाओ मिंग, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बिना बोले भी समझा जा सकता है। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मैंने उस अंगरक्षक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और पाया कि उसमें कुछ गड़बड़ है। उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी और उसके परिवार के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं थी। भले ही वह शादी के बंधन में बंधने के बाद तुम्हारे साथ महल में आया हो, लेकिन मुझे पता चला कि वह तुमसे हमारी शादी से कुछ महीने पहले ही मिला था। इसके अलावा उसके परिवार और माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बारे में कुछ अजीब सा था। उद्धरण चिन्ह। जब मैंने उसके बारे में और गहराई से छानबीन की तो मुझे पता चला कि उसके राजकुमार जी ज़ेलान से संबंध थे, लेकिन मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सका। इतना ही नहीं, फेंगजू को अपने बिस्तर के पीछे कुछ संदिग्ध वस्तुएं, नक्शे और अन्य चीजें भी मिली जो इस बात का संकेत दे रही थी कि वह सम्राट के खिलाफ विश्वासघात की योजना बना रहा था। विद्रोह भड़काने का आरोप झूठा नहीं था, ये बिल्कुल सच था। वह जानबूझकर झाओ मिंग के करीब जाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और उनके बीच वैसा कुछ भी अनैतिक नहीं था जैसा तुमने कहा। जी चेंग ने शियाओली की ओर देखते हुए झुंझलाहट से कहा। झाओ मिंग ये सारी अनजानी जानकारी सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने पहले इस तरह की साजिशें सिर्फ नाटकों में ही देखी थी, लेकिन अब इसे सीधे अपनी आंखों से सुनकर उसे चक्कर आने लगा। उसे अचानक डर लगने लगा कि अगर वह इस दुनिया में रही तो क्या होगा, क्योंकि उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। जी चेंग की बातें सुनकर वेनजू स्तब्ध रह गई। क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? क्या ये सचमुच जी ज़ेलिन है? क्या उसने सचमुच विद्रोह भड़काने की कोशिश की? वह इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? ये सुनकर वेनजू को विश्वास नहीं हुआ। जी ज़ेलान जी चेंग के पिता का एक उपपत्नी से उत्पन्न पुत्र है। वह किसी अन्य उपपत्नी का पुत्र भी नहीं था क्योंकि वेनजू ने उसे अन्य उपपत्नियां रखने की अनुमति नहीं दी थी।
जी चेंग के पिता की मृत्यु के बाद वेंजू ने जी चेंग के पिता की सभी रखेलों को महल से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह ताज के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि केवल जी चेंग ही इस सिंहासन पर बैठे। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जीजेलान जी चेंग के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश कर सकती है। अध्याय 476 विद्रोह की योजना बनाना। वेंजू पूरी तरह से सदमे में थी। जब शियाओली ने उसे बताया कि झाओ मिंग उसके अंगरक्षक के करीब आ रहा है और उनका रिश्ता संदिग्ध लग रहा है, तो उसे झाओ मिंग के चरित्र पर संदेह होने लगा। जी चेंग महल में नहीं थी, इसलिए उसे ही हर किसी और हर चीज़ पर नजर रखनी पड़ती थी। अगर झाओ मिंग ने सचमुच जी चेंग को धोखा दिया है तो उसे शीत महल में भेज दिया जाएगा और अंततः उसकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि उसी समय जी चेंग वापस आ गया और इससे पहले कि वेंजू झाओ मिंग के बारे में कुछ कर पाता, जी चेंग ने आह लेंग पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उसकी हत्या करवा दी। उन सभी का मानना था कि जी चेंग ने झाओ मिंग को सजा से बचाने के लिए ऐसा किया था और वह अपने गंभीर अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए जब भी वह झाओ मिंग को देखती थी तो उसे और भी घृणा होती थी। हाँ, मुझे जो सुराग मिले हैं वे सभी राजकुमार ज़ेलान की ओर इशारा करते हैं, लेकिन उनके अपराध को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। जी चेंग ने झाओ मिंग का हाथ पकड़कर थोड़ा दबाते हुए कहा। उसने गौर किया कि वह इस समय होश में नहीं थी। ये सब सुनकर वह पूरी तरह सदमे में थी। लेकिन अगर यही बात थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताए? वेंजू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जी चेंग ने आह भरी और जवाब दिया, मैं तो शुरू से यही कह रहा था कि अंगरक्षक विद्रोह करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया। तुम लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तुमने तो ये भी सोचा कि उसके कमरे में वो सबूत मैंने ही रखे थे। बोलते समय उसने दांत पीसे। वेंजू ने उसकी ओर देखा और अपने विचारों को समझने के लिए अपनी पलकें झपकाईं। वह सही कह रहा है। वह शुरू से ही सच बोल रहा था, लेकिन असल में वे लोग थे जिन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आपने मुझे जी ज़ेलिन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने बताया होता तो मैं आपको दोष नहीं देता। मैं उस समय मामले की छानबीन करने की कोशिश कर रहा था। मुझे बस इतना पता चला कि राजकुमार ज़ेलान का इससे कुछ संबंध था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुझे शक था कि महल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ मिलकर विद्रोह की योजना बना रहा है, इसलिए मैंने राजकुमार ज़ेलान के बारे में किसी को नहीं बताया। सही कहा, अगर आपने सब कुछ बता दिया होता तो अपराधी सतर्क हो जाता। वेंजू के चेहरे पर समझदारी भरे भाव देखकर शियाओली ने भौहें चढ़ा लीं। क्या वह पूरे तर्क के मूल बिंदु को भूल रही थी? उसने गहरी सांस ली और कहा, हालांकि महाराज, इससे बहन झाओ मिंग के किए गए काम नहीं बदलते। भले ही वह उससे जानकारी लेने के लिए संपर्क कर रहा था, लेकिन वह उससे कैसे प्रभावित हो सकती थी? वह एक महिला है और उसके लिए दूसरे पुरुषों के साथ उलझना उचित नहीं है। हाँ, महारानी शियाओली, मुझे आपकी कल्पना को ठेस पहुंचाने के लिए खेद है, लेकिन क्या आप हमें बताएंगी कि क्या आपने मुझे आह लेंग के साथ अंतरंग होते हुए या उससे प्यार भरी बातें करते हुए देखा था? झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए शियाओली से पूछा। वेंजू ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम किस तरह के घिनौने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? एक महारानी इतनी बेशर्मी से ऐसी बात कैसे कह सकती है? उसने झाओ मिंग की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाए। शियाओली की बातें सुनकर उसने उनसे सहमति जताई। इन सब बातों से झाओ मिंग द्वारा किए गए अपराध को छिपाया नहीं जा सका। झाओ मिंग ने वेंजू की बातों को अनसुना कर दिया और शियाओली को घूरता रहा। श्रीमती शियाओली, मुझे बताए, क्या आपने मुझे और आह लेंग को शारीरिक रूप से अंतरंग होते देखा था, या आपने मुझे उससे बात करते देखकर, या सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ हंस रही थी, हमारे रिश्ते के बारे में खुद ही अनुमान लगा लिया? ज़ियाओली उसका सवाल सुनकर काफ़ी हैरान रह गई। किसी ने भी उससे उसके देखे गए दृश्यों के बारे में विस्तार से नहीं पूछा था और झाओ मिंग के पूछने का तरीका काफ़ी डरावना था। क्या वह अपनी यादें नहीं भूल गई? तो फिर वह अपने सवाल को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे है? जी चेंग को उसके सवालों के पीछे का कारण समझ आ गया। उसने शियाओली की ओर देखा और पूछा, श्रीमती शियाओली, कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने आप दोनों को एक साथ कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन वह आपके कमरे में ज़रूर आया था। एक मामूली अंगरक्षक का आपके कमरे में आना आप कैसे समझा सकती हैं? ज़ियाओली के लहजे में स्पष्ट रूप से आरोप का भाव था। हाँ, सिर्फ इसलिए कि वह मेरे कक्ष में आया, तुमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं महाराज के साथ बेवफाई कर रही थी? सचमुच, महारानी शियाओली, अगर तुम इस तरह कहती हो तो फैंगजू कई बार मेरे कक्ष में आएगा, तब तुम भी जल्द ही मुझ पर महाराज के साथ बेवफाई करने का आरोप लगाओगी। झाओ मिंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। जी चेंग का चेहरा उसकी बातें सुनकर बिगड़ गया। उसे ये सोचना भी अच्छा नहीं लगता कि वो फैंगजू के साथ हो। उसने पीछे खड़े फैंगजू की ओर मुड़कर देखा। झाओ मिंग की बातें सुनकर और जी चेंग को मुड़ते हुए देखकर फैंगजू डर से कांप उठा। उसे घूरने के लिए, वह खुद को साबित करने के लिए मुझे उदाहरण के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या वह सचमुच चाहती है कि मुझे महल से निकाल दिया जाए? ज़ियाओली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उसके पास झाओ मिंग की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने जी चेंग की ओर देखा, जो झाओ मिंग की बातें सुनकर सिर हिला रहा था, और कहा, तुम सही कह रहे हो झाओ मिंग, तुम्हें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। झाओ मिंग मुस्कुराया और शियाओली की ओर देखते हुए बोला, श्रीमती शियाओली, अब चूंकि हम जानते हैं कि महाराज ने मुझे बचाने के लिए उस अंगरक्षक को नहीं मारा था और न ही आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने वास्तव में महाराज को धोखा दिया था, तो क्या हम इस विषय से संबंधित किसी और बात पर चर्चा करें? आपने कहा कि अंगरक्षक मेरे कमरे में आता था और इस बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि उसने सारी खबरें बंद कर दी हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वह मेरे कमरे में आता था? झाओ मिंग ने अपने हाथ सीने पर जोड़ लिए। क्या तुम कोई ऐसे ज्योतिषी हो जो सब कुछ जानते हो? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? अध्याय 477 आपको बर्खास्त किया जाता है। झाओ मिंग का सवाल सुनकर शियाओली दंग रह गई।
उसने झाओ मिंग को घूर कर देखा और उसके बेलगाम और अहंकारी रवैये को महसूस किया जो उसे यह बता रहा था कि वह सब कुछ जानती है। झाओ मिंग सीने पर हाथ बांधे आराम से खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक चिड़चिड़ी मुस्कान थी जिसे वह मिटाना चाहती थी। शाओली ने गहरी सांस ली और मुट्ठी भींचते हुए बोली, बहन झाओ मिंग, आप मुझ पर बेवजह आरोप क्यों लगा रही हैं? आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं आप पर नज़र रख रही हूँ? आप हद पार कर रही हैं। अब तक मैं कुछ नहीं कह रही थी और आप मुझे लगातार परेशान करते रहे। आपने न केवल अगले 3 महीनों के लिए मेरा बजट रद्द कर दिया बल्कि बिना किसी वैध कारण के मुझे मुख्य संगिनी के पद से निलंबित भी कर दिया। और अब तुम मुझ पर नज़र रखने का आरोप लगा रही हो। बहन झाओ मिंग, मैंने तो बस माँ को वही बताया जो मैंने दूसरों से सुना था, वरना मुझे कैसे पता चलता कि आलेंग तुम्हारे कमरे में आई थी? ये तो तुम्हारे ही नौकर थे जो हर जगह अफवाहें फैला रहे थे। झाओ मिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने शियाओली को व्यंग्यपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा, हम दिलचस्प। अब तक तुम कह रही थी कि तुमने आलेंग को मेरे कमरे में जाते देखा था और अब तुम कह रही हो कि मेरे नौकरों ने मेरे बारे में अफवाहें फैलाईं। श्रीमती शियाओली, अगर आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा तो इसका मतलब है कि आप उन तुच्छ अफवाहों के कारण ही मुझे दोष दे रही थी। श्रीमती शियाओली, मुझे लगता है कि आपको इन परिस्थितियों में क्या करना है ये बिल्कुल नहीं पता। जब आप महारानी को रिपोर्ट करने से पहले किसी भी बात की पुष्टि तक नहीं कर सकती तो इतने समय तक आप मुख्य रानी के रूप में कैसे काम करती रहीं? देखिए, आपकी अधूरी जानकारी के कारण ही मामला इतना बिगड़ गया। न केवल मुझे इस पूरे समय कष्ट सहना पड़ा बल्कि आपने महारानी के ताज की प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया, साथ ही उन झूठी अफवाहों का समर्थन किया जिनसे महल और महाराज को बहुत नुकसान पहुंचा। और आपकी चंचलता के कारण महारानी ली की बातों का भी महत्व कम हो गया। उन्होंने दावा किया कि मैंने महाराज के साथ विश्वासघात किया है और मेरी शादी और मेरी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है। महारानी ली, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? झाओ मिंग ने शाओली को घूरते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह जानती थी कि शाओली उस पर नजर रख रही थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। उसे पहले से ही पता था कि शाओली ऐसे बहाने बनाएगी, इसलिए उसने अपनी बातों से उसे फंसाने की कोशिश की। भले ही वह ये बात खुलकर न कह पाई कि वह उस पर नजर रख रही थी, लेकिन कम से कम परोक्ष रूप से उसे सबक तो सिखा ही सकती है। झाओ मिंग के होठों की आवाज़ सुनकर वेन जू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने शियाओली की ओर देखा और आह भरी। उसे लगा था कि जब शियाओली ने ऐसे दावे किए थे तो वह पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन अंत में उसने अफवाहों के कारण ही ऐसा कहा। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुप रहना ही बेहतर समझा। अगर वह शियाओली का समर्थन करने की कोशिश करती तो उसे भी सजा मिलती, क्योंकि उनका आरोप बहुत बड़ा था और महल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के नाम पर उन्हें दंडित किया जा सकता था। अल्पविराम। झाओ मिंग की बातें सुनकर शियाओली कांप उठी। उसने वेंजू की ओर देखा, जिसने उसकी नज़रों से बचने की कोशिश की। जब उसने देखा कि वेंजू को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वह उसकी मदद नहीं कर रही थी तो उसके चेहरे के भाव उतर गए। बहन झाओ मिंग। जियाओली ने झाओ मिंग की ओर देखा, मानो वह उनसे समझने की विनती कर रही हो। आप सही कह रही हैं महारानी शियाओली, आप सिर्फ अफवाहों के आधार पर किसी पर बेवफाई का आरोप कैसे लगा सकती हैं? और यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि महारानी है। ये सचमुच घिनौना है। जी चेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। झाओ मिंग, क्या आपने प्रधान संगिनी के पद के लिए किसी को चुना है? जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर मुड़कर पूछा। उसने लापरवाही से सिर हिलाया। ये महारानी जियाशी हैं, मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेंगी। जब जियाओली ने जी चेंग को झाओ मिंग से ऐसा सवाल पूछते सुना तो वह घबरा गई। तो आप अगले 3 महीनों तक उनका काम देख सकते हैं और अगर वह अच्छा काम करती हैं तो उन्हें स्थायी कर दें। अगर नहीं तो आप किसी और को मुख्य पत्नी के पद के लिए नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अब से पत्नी शियाओली को इस पद से बर्खास्त कर दिया गया है और वह भविष्य में कोई भी शाही पद ग्रहण नहीं कर सकती। जी चेंग की बातें सुनकर झाओ मिंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जी चेंग की बातें सुनकर शियाओली अवाक रह गई। क्या वह उसे स्थायी रूप से पद से बर्खास्त करवाना चाहता है? इस घोषणा को सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। महल में उसकी एक प्रतिष्ठा थी और कोई भी कभी उसका अनादर नहीं करता था क्योंकि वह मुख्य रानी थी। हालांकि उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन वे 3 महीने बाद पद पर वापस आ सकती थीं। लेकिन अब उन्हें स्थायी रूप से पद से हटा दिया गया है और वे कोई अन्य पद भी ग्रहण नहीं कर सकती। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि यह अफवाह कमल मंडप के नौकर ने फैलाई थी? आप मुझे इसके लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और वह असहाय भाव से जी चेंग को देख रही थी। शियाओली को उसके पद से हटाए जाने पर वेंजू भी चिंतित हो गई। जी चेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? सजा देने के लिए भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम उसे कोई और सजा दे सकते हो, लेकिन ये नहीं। जी चेंग ने वेंजू की ओर एक नज़र डाली और उदासीनता से कहा, महारानी, आप अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। और जब मैं कह रही हूँ कि उसे बर्खास्त कर दिया गया है तो उसे बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने शाओली की ओर एक नज़र डाली और कहा, श्रीमती शाओली, आज मैंने आपको प्रधान रानी के पद से हटा दिया है, लेकिन अभी बहुत सी बातें सामने आनी बाकी हैं। अगर मुझे आपके खिलाफ कोई सबूत मिला तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जब आप नरक में हो तो किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहें। अपनी बात समाप्त करने के बाद जी चेंग ने झाओ मिंग का हाथ कसकर पकड़ा और उनके पास से गुजरते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। झाओ मिंग को जी चेंग ने खींच लिया और उसके पीछे चलते हुए उसने शियाओली की ओर एक नज़र डाली। अध्याय 478। क्या आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं है? शियाओली घबरा गई थी। वह सदमे में अपनी जगह पर खड़ी रही और उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रही थी। जी चेंग और झाओ मिंग के कमरे में प्रवेश करने के बाद वेंजू ने शियाओली की ओर देखा और पूछा, शियाओली, क्या तुम समझ पाई कि जी चेंग क्या कहना चाह रहा था? क्या उसे कुछ पता है?
क्या तुमने कुछ किया? वेंजू ने अन्य चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी गंभीर नहीं था जो शियाओली को उस ठंडे महल में भेज सके। शीत महल एक बेहद क्रूर जगह है और लोगों को वहां तभी भेजा जाता था जब उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया हो। लेकिन जियाओली ने ऐसा कौन सा गंभीर अपराध किया था कि जी चेंग ने उसे यह चेतावनी दी? जी चेंग की चेतावनी सुनकर शियाओली डर से कांप रही थी और वह वेंजू के शब्द भी नहीं सुन पा रही थी। क्या उसे उस रात के बारे में कुछ पता था? ये सुनकर उसके हाथ कांपने लगे जब उसे याद आया कि जी चेंग ने शुरुआत में उससे उस रात के बारे में सवाल किया था जब झाओमिंग ने तालाब में गिरकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बाद में वेंजू की वजह से बहस का रुख दूसरे विषय की ओर मुड़ गया, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जी चेंग को उस रात के बारे में कुछ पता था या नहीं। शियाओली, तुम क्यों कांप रही हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? क्या मैं शाही डॉक्टर को बुलाऊं? शियाओली को कांपते देख वेंजू घबरा गया। जियाओली ने वेंजू की ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये याद करते हुए कि जब जी चेंग उसे जाने के लिए कह रहा था तब उसने कुछ भी नहीं कहा था। मैं ठीक हूँ, इतना कहकर उसने अपना हाथ झटक दिया और वेंजू का हाथ अपने हाथ से जोर से छुड़ाकर वहां से चली गई। शियाओली का ऐसा व्यवहार देखकर वेंजू हैरान रह गई। उसने पहले कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन अब उसने उसे वहीं अकेला खड़ा छोड़ दिया, वो भी उसके हाथों को जबरदस्ती झटकने के बाद। फेंगजू ने शाओली की सारी हरकतें देखीं और भौहें चढ़ा लीं। वह वेंजू के पास गया और आदरपूर्वक बोला, महाराज को प्रणाम। महाराज ने आदेश दिया है कि यहाँ बिना काम के किसी को भी खड़े रहने की अनुमति नहीं है। इसलिए महारानी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वेंजू कक्ष से बाहर चली गई। वेंजू को यह देखकर अपमान महसूस हुआ कि अब एक मामूली गार्ड भी उसे जाने के लिए कहकर उसका अपमान कर रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही झाओमिंग सब कुछ भूल गई। ये कमरा उसके अपने कमरे से कहीं अधिक आलीशान और भव्य था। कमरा विशाल और हवादार था। इसे सफ़ेद और हल्के नीले रंग के मुलायम रेशमी पर्दों से सजाया गया था और हर कोने में महंगी प्राचीन वस्तुएं रखी गई थीं। दीवारों को विभिन्न चित्रों और पोर्ट्रेटों से सजाया गया था। ये किसी कमरे से ज्यादा एक आलीशान वीआईपी स्वीट जैसा था। छोटी गोल मेज के चारों ओर शाही कुर्सियां लगी हुई थीं। उसने रेशमी पर्दों के पीछे छिपा हुआ एक बड़ा और मुलायम बिस्तर भी देखा। वह बिस्तर उसके बिस्तर से बड़ा और बेहतर था। वह कमरे के बीचों बीच लगे विशाल झूमर से मोहित थी। जी चेंग उसे कमरे में विस्मय से चारों ओर देखते हुए देखकर मुस्कुराया। अब उसे यकीन हो गया था कि उसे अपना कमरा छोड़कर यह कमरा ज्यादा पसंद आया था। वहाँ एक बाथरूम भी है, इसके लिए आपको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर झाओमिंग खुशी से उछल पड़ी। उसे बाहर जाकर शौचालय जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ शौचालय कमरे के अंदर ही था। उसकी मुस्कान जल्द ही फीकी पड़ गई और उसने मुंह फुलाते हुए पूछा, अगर आपके पास यहाँ बाथरूम है तो क्या आप मेरे कमरे में भी एक नहीं बना सकते? आप मुझसे इतनी अद्भुत बात छिपा रहे थे। जी चेंग खिलखिलाकर हंसा और बोला, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ यह अनुभव साझा कर सकूँ। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। झाओमिंग भूख से बेहाल होकर मेज पर रखा सारा खाना चख कर रही थी। बैठक और वेंजू तथा शियाओली के साथ हुई बहस के बाद दोपहर के भोजन का समय बीत चुका था। अब वो जी चेंग के साथ देर रात का खाना खा रही थी क्योंकि दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। उसे इस तरह खाते देख जी चेंग मुस्कुराया जैसे खाने की कोई सीमा ही ना हो। उन्हें अभी भी यह रहस्य समझ नहीं आ रहा है कि कोमा से जागने के बाद उसकी भूख में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया। जी चेंग, उसने पकौड़ी उठाते हुए पूछा। तुमने शियाओली से उस दिन के बारे में क्यों पूछा जब जाओ? मेरा मतलब है कि मैं तालाब में गिर गई थी। वह लगभग झाओमिंग का नाम लेने ही वाली थी। सांस। जी चेंग ने गंभीर भाव से ऊपर देखा। उसने होंठ सिकोड़कर पूछा, झाओमिंग, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? उसका सवाल सुनकर वह खाना खाते खाते अटक गई। उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसे थोड़ा पानी दिया। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक उससे ये सवाल क्यों पूछा। जी चेंग ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहता था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। जी चेंग को झाओमिंग के आत्महत्या के प्रयास पर कुछ संदेह था, क्योंकि उसने लूशी से सुना था कि वह तैरना जानती थी, तो उसने अपनी जान लेने के लिए तालाब को क्यों चुना? इसके अलावा उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह 2 सप्ताह से अधिक समय तक बेहोश रही। डूबने के बाद उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? महल के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी बेहोशी का कारण पता नहीं लगा सके। हाल ही में जब मास्टर लू महल में आए तो उन्होंने इस मामले पर उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे झाओमिंग को इस बारे में न बताएं क्योंकि वे उसे और अधिक तनाव नहीं देना चाहते। सब कुछ सुनने के बाद मास्टर लू ने उसे बताया कि ऐसा तभी हो सकता है जब तालाब में गिरने के दौरान उसे जहर दिया गया हो। जहर के कारण उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया होगा और वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी और तैरना जानने के बावजूद वह डूब गई। डॉक्टर यह पता नहीं लगा सके कि उसे जहर दिया गया था क्योंकि मास्टर लू के अनुसार यह नया जहर होना चाहिए जो पानी पीने के बाद खून में मिल जाता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है या नहीं। अल्पविराम। जी चेंग ने आह भरी क्योंकि उसके संदेह का कोई सुराग नहीं था। उसे शियाओली पर शक तो था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। झाओमिंग को भी कुछ याद नहीं है। उसके लिए उस रात की सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल है। झाओमिंग और शियाओली के बीच के रिश्ते की वजह से उसे शियाओली पर शक है, लेकिन शियाओली के हाव भाव को देखकर उसका संदेह और भी मजबूत होता जा रहा है कि उस घटना में उसका कुछ हाथ है। अध्याय 479। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। संशोधित। खाना खाने के बाद झाओमिंग उठ खड़ा हुआ और कमरे में घूमकर दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने लगा। जी चेंग भी उठ खड़ा हुआ और उसके पास गया। वह उसके बगल में खड़ा हो गया और उसे एक तरफ से देखने लगा।
झाओ मिंग, तुमने थोड़ी देर पहले शियाओली से पूछा था कि उसे आ लिंग के बारे में कैसे पता चला। तुमने पूछा था कि क्या वह तुम पर नजर रख रही है, क्या तुम्हें उस पर कोई शक है। जी चेंग उसके बगल में खड़े होकर सामने रखी पेंटिंग को देखते हुए बोला। झाओ मिंग उस अचानक पूछे गए सवाल को सुनकर दंग रह गई। उसने अपने होंठ सिकुड़े और कुछ देर तक सोचती रही। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे, भले ही इस समय मुझे कुछ भी साबित न करना हो। जी चेंग की भौहें उसकी बात सुनकर तन गईं। उसने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। झाओ मिंग ने उसका सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने आह भरी और कहा, पिछली बार जब मैं मास्टर लू से उनके कमरे में मिलने गई थी तो मैंने कमरे के आसपास किसी को घूमते हुए देखा। एक व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा था और हमारी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था, और वह महारानी शियाओली की नौकरानी थी। मैंने उसे कई बार इसी तरह मेरा पीछा करते हुए देखा। उसकी बातें सुनकर जी चेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे दावत के दौरान बताया था? उसने सिर हिलाया और कहा, उस समय महारानी शियाओली ने दावा किया था कि उन्हें कुछ नहीं पता, जो सच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता था। मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैं अब भी इस तरह की बातें कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए हर चीज़ के सबूत की जरूरत नहीं है, कम से कम आपके सामने तो नहीं। तो फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम उसके सामने ही कह सकते थे। अगर तुमने पूछताछ के लिए कहा होता तो मैं कुछ कार्रवाई करता। मैंने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यह सिर्फ तुम दोनों के बीच की बात है। उसकी मुठ्ठियां कसकर भींच गईं। झाओ मिंग उसे इतना उत्तेजित देखकर थोड़ा हैरान रह गया। क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको बताऊं या नहीं। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। वह उसे यह बात बताने के बारे में नहीं सोच रही थी क्योंकि उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह इतनी मूर्ख नहीं है कि बिना किसी सबूत के ऐसी बातें कह दे। तो फिर तुमने मुझे अब क्यों बताया? तुम्हारे पास अभी भी सबूत नहीं है। उसकी ओर देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। झाओ मिंग उसके शब्दों को सुनकर अचंभित रह गई। उसने अपने होंठ सिकुड़े और महसूस किया कि वह सही कह रहा था। अब वह उसे यह बात क्यों बता रही थी? मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात मान लेंगे। उसने अनिश्चितता से उसकी ओर देखा। उसे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उसके साथ उसका रिश्ता अधिक सहज हो गया है और उसने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और उसके सामने खुलकर बातें करने लगी है। यह उसके लिए बहुत ही अजीब एहसास था। इतने सालों में उसने कभी किसी के साथ इतना सहज और करीबी महसूस नहीं किया था। जब आपको अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा मिलता है तो आपका दिल अपने आप ही उनके चारों ओर एक दीवार बना लेता है ताकि आपको दोबारा चोट न लगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके दिल के चारों ओर बनी दीवार टूटने लगी है। जी चेंग ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं हर हाल में तुम पर विश्वास करूंगा, इसलिए अगर ऐसा कुछ दोबारा हो तो मुझे ज़रूर बताना। हमेशा की तरह इसे अपने दिल में मत रखना। ये कहते हुए उसने उसके सिर पर थपथपाया। और हाँ, अगर आपको कुछ अजीब लगे तो मुझे तुरंत बता देना। बात कहने के लिए घुमा फिराकर बोलने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों को सुनकर उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। मैं हर हाल में तुम्हारी बात मानूंगी। यह अब तक का सबसे बड़ा बयान था जो उसने सुना था, क्योंकि अब तक कोई भी उसकी बातों पर तब तक विश्वास नहीं करता था जब तक उसके पास कोई सबूत न हो। हाँ, भविष्य में कुछ भी हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। उसने सिर हिलाया और चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए कहा। तारांकन तारांकन तारांकन। शनिवार को पिछले दिनों लीवेई के दोस्तों से मिलने के बाद दिन पलक झपकते ही बीत गए क्योंकि शीमिंग घर पर रहकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती रही जबकि लीवेई अपने काम में व्यस्त रहा। तैयार होने के बाद जीमिंग ने समय देखा। सुबह के 10:15 बज चुके थे। टिंग। उसने अपना फ़ोन चेक किया और डॉक्टर सू जिन का मैसेज देखा। मैं 11 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, तैयार रहना। उसने आह भरी और नाश्ता करने के लिए लीवेई के साथ नीचे चली गई। डॉक्टर सूजिन आपको अपने दादाजी से क्यों मिलवाना चाहती हैं? लीवेई ने उनके लिए कुर्सी पकड़ते हुए पूछा। मुझे भी नहीं पता। उसने कहा कि उसने अपने दादाजी को सब कुछ बता दिया है और वह मुझसे मिलना चाहते हैं। जिस तरह से वह जिद कर रही थी उसे देखते हुए मैं उसे मना नहीं कर सकी। उसने अपना टोस्ट खाना शुरू किया और कहा, इसके अलावा मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व है। चाय की चुस्की लेते हुए वह मुस्कुराए। लीवेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते। मुझे इस बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। उसने उसकी तरफ देखा और आह भरी। उसने उसके हाथ पकड़कर कहा, लीवेई, चिंता मत करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैं खुद को दोबारा किसी खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ने दूंगी। वह अपनी बातों को लेकर गंभीर थी क्योंकि इसीलिए वह इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। उसे अब भी शर्म आ रही थी कि मार्शल आर्ट जानने के बावजूद उसने खुद को इस तरह अपहरण होने दिया और अपनी रक्षा भी नहीं कर पाए। उसने आह भरी और कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे कॉल या मैसेज करना मत भूलना। ड्राइवर को भी साथ ले जाना। नहीं, कोई बात नहीं। सूजिन ने कहा है कि वह गाड़ी चलाएगी, इसलिए ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सूजिन को उसके नाम से पुकारते देख लीवेई ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। लगता है पिछले कुछ दिनों में वे दोनों बहुत करीब आ गए हैं। उसने अपना सिर हिलाया और नाश्ते पर ध्यान केंद्रित किया। नाश्ते के बाद लीवेई ऑफिस के लिए रवाना हो गई। कुछ मिनट बाद सूजिन भी आ गई। क्या तुम तैयार हो? क्या हम अब चलें? सूजिन ने कार से उतरते ही शीमिंग से पूछा। विला के बाहर खड़ी शीमिंग सूजिन को सूरजमुखी के पीले रंग की फूलों वाली पोशाक में देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जिससे वह और भी युवा दिख रही थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था और चश्मा पहना हुआ था। जिया मिंग हैरान रह गई क्योंकि उसने उसे पहली बार इतने चमकीले कपड़े पहने हुए और बिना मेकअप के देखा था।
मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या आप थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आ रहे हैं? आपको कम से कम चाय या कॉफ़ी तो पी लेनी चाहिए। सू जिन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं। हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि हम दोपहर के भोजन तक वहाँ पहुँच सकें। जिया मिंग ने अपना बैग उठाया और यात्री सीट पर बैठ गई। उसने बगल से सू जिन की ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे एहसास हुआ कि पहली छाप हमेशा आखिरी छाप नहीं होती। कभी कभी एक व्यक्ति पहली छाप से कहीं अधिक होता है। अध्याय 480 अंकल ली। पूरी यात्रा के दौरान जिया मिंग चैन से सोती रही। थोड़ी देर बाद जब वह उठी तो उसने धीरे धीरे अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना हाथ फैलाया क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। तुम जाग गई? सू जिन ने अपने बगल में कुछ हलचल महसूस करते हुए पूछा। हम, जी मिंग ने स्तब्धता में गुनगुनाया। हालांकि खिड़की से बाहर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यहाँ पहाड़ क्यों हैं? शहर में तो कोई पहाड़ या नदियाँ नहीं थीं। उसने जल्दी से समय देखा और महसूस किया कि वह 3 घंटे से अधिक सो चुकी है। सू जिन, हम कहाँ जा रहे हैं? हम ठीक कहाँ हैं? क्या तुम्हारे दादाजी का क्लिनिक शिया शहर में नहीं है? शीमिंग घबरा गई थी क्योंकि वह अभी कुछ ही देर सोई थी और उसे पता चला कि वह शहर से बाहर आ गई है। अरे, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था? मेरे दादाजी पहले शिया शहर में रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले वे ग्रामीण इलाके में चले गए और वहाँ अपना चीनी चिकित्सा क्लिनिक खोला। उसने शांत भाव से कहा। हालांकि ये शिया शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। अगर ट्रैफिक न होता तो हमें कम समय लगता। सू जिन की बातें सुनकर जी मिंग का चेहरा उतर गया। उसने उसे इतनी दूर तक ले जाकर, वो भी बिना पहले बताए। ये ज़्यादा दूर नहीं है। गुस्से में आकर उसने अपना हाथ माथे पर पटक दिया। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम इतना तो बता देना चाहिए था कि हम इतनी दूर जा रहे हैं। सू जिन ने पलकें झपकाते हुए पूछा, क्या ये दूर है? उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि यह जगह कितनी दूर है, क्योंकि वह हर हफ्ते या जब भी उसे छुट्टी मिलती है यहाँ आ जाती है। उसे इतनी यात्रा करने की आदत हो गई थी, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आम लोगों के लिए ये जगह कितनी दूर है। जी मिंग अंडरस्को। जिया मिंग ने आह भरी और अपना फ़ोन देखा। लीवेई के लगभग 20 मिस्ड कॉल और मैसेज थे। उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था। लीवेई। उसने उसे वापस पुकारा और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने धीमी आवाज़ में उसका नाम लिया। लीवेई ने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा, तुम क्यों फ़ोन कर रही हो? क्या तुम्हें थोड़ी देर और नहीं सोना चाहिए? आखिर तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ डेट पर जा रही हो। फ़ोन उठाते ही उसने व्यंग्य से कहा। उसने अपने होंठ सिकोड़कर पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं सो रही थी? जब आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था तो मैंने डॉक्टर लू से डॉक्टर सू जिन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि आप सो रहे थे। जिया मिंग, तुमने मुझे गांव जाने से पहले क्यों नहीं बताया? बिना बताए तुम वहां कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है जब तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं कितना डर गया था। जिया मिंग उसकी चिंता को समझ गया था। उसने आह भरी और कहा, मुझे भी नहीं पता था कि हम ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं। आपको इसके बारे में पता नहीं था। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज रात तक वापस आ जाऊंगा। लीवेई ने उसका जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। जिया मिंग ने फ़ोन को घूरते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे महसूस हो रहा था कि पहले से सूचना न देने के कारण वह उससे नाराज़ है। उसने आह भरी और बाहर के नज़ारे को देखने के लिए मुड़ गई। लगभग 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो सू जिन उसे घर के अंदर ले गई जिसे क्लिनिक में बदल दिया गया था। जिया मिंग ने चारों ओर देखा। जगह साफ सुथरी थी। उसे चीनी दवाइयों की खास खुशबू आ रही थी। ये वह कमरा है जहां मेरे दादाजी काम करते हैं। उन्होंने इस कमरे को अपना क्लिनिक बना लिया है। सू जिन उसे गलियारे के कोने में स्थित कमरे में ले गई। उसने दरवाजा एक तरफ सरकाया और उत्साह से चिल्लाई, दादाजी। जिया मिंग ने सू जिन को कमरे के अंदर दौड़कर उस आदमी को गले लगाते हुए देखा जिसे वह दादाजी कहती थी। सू जिन के कद के कारण उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए वह उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाए। दादाजी, मैं अपनी दोस्त को आपसे मिलवाने लाई थी। क्या मैंने आपको उस घमंडी लड़की के बारे में नहीं बताया था जिसने जिद की थी कि लड़के को ऑटिज्म है और अंत में वह सही साबित हुई? देखिए, मैं उसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। जी मिंग अंडरस्को। क्या उसे उसके सामने उसे अहंकारी कहना वाकई जरूरी था? जिया मिंग ने होंठ सिकोड़कर ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जिया मिंग, ये मेरे दादाजी सू लुओझांग हैं। और दादाजी, ये जिया मिंग हैं। सू जिन एक तरफ हट गईं और उन्होंने दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया। सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखकर जी मिंग के चेहरे के भाव थम गए। वह उस झुर्रीदार चेहरे को हैरानी से देखती रह गई। हालांकि वह बूढ़ा दिखता था, फिर भी वह उसका चेहरा पहचान सकती थी। अंकल ली, वह उसकी चाची का पति था और महल में शाही चिकित्सक के रूप में भी सेवा करता था। हालांकि पुराने सम्राट की मृत्यु के बाद वह ध्यान करने के लिए पहाड़ों में चला गया था, फिर भी महल में शादी करने से पहले वह उससे कुछ बार मिल चुकी थी। सामने एक परिचित चेहरा देखकर वह भावुक हो गई। हालांकि यह उसके लिए पहली बार नहीं है। यहाँ तक कि फादर जिन का चेहरा भी उसके पिता झाओबाई जैसा ही है। और अब सू जिन के दादा का चेहरा भी अंकल ली जैसा दिखता है। सू जिन ने शीमिंग को चुपचाप अपनी जगह पर खड़े देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं और वह अपने दादाजी को लगातार घूर रही थी। जिया मिंग, तुम ठीक हो? सू जिन उसके पास गई और उसके कंधे पर थपथपाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। सू जिन के टोकने पर जी मिंग अपनी तंद्रा से बाहर निकली। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए गहरी सांस ली। हालांकि उसे नहीं पता कि उसे अपने पिछले जीवन के जाने पहचाने चेहरे क्यों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें देखकर वह भावुक हो जाती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा दादाजी सू। जी मिंग ने अपने सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। सू लुओझांग ने अपना चश्मा ठीक किया और सिर हिलाया। तो तुम हो वो घमंडी लड़की?
उसने जी मिंग को घूरते हुए सिर हिलाया। सामने खड़ी उस जानी पहचानी आकृति को देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। जब जी मिंग ने उसे अभिमानी कहते सुना तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। झुकी हुई मुद्रा में रहते हुए ही उसने सू जिन की ओर एक नज़र डाली। जब सू जिन ने देखा कि शी मिंग उसे घूर रहा है तो उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए उसकी नज़रों से नज़रें बचाईं। सू जिन, तुम ऊपर अपने कमरे में जा सकती हो, मुझे सुश्री शी से किसी बात पर चर्चा करनी है। सू जिन ने अपने दादाजी की ओर देखा जिनके चेहरे पर ठंडक और उदासीनता के भाव थे। जिया मिंग भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। एक पल के लिए उसके मन में एक बेतुका विचार आया, क्या उसने मुझे पहचान लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो अंकल ली तो है नहीं। और तो और मेरा चेहरा भी मेरे पुराने चेहरे जैसा नहीं है। वह किस बारे में बात करना चाहता है? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।